गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के रिलेटेड कुछ टॉपिक। इम्यूनाइजेशन चाइल्ड हेल्थ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Definition of immunization schedule. Immunization is defined as the procedure by which the body is prepared to fight against the specific disease. इम्यूनाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज़। और इसमें क्या होता है? वी प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग द लाइव एंड किल्ड वैक्सीन्स। देन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मीन्स क्या है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी के नीड्स के हिसाब से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया गया है। इट शुड बी रिलेवेंट विथ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। और जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया गया है वो कम्युनिटी के हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इंडिया में अगर ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो फिर इंडिया में BCG की वैक्सीन देना स्टार्ट किया गया। तो वो अकॉर्डिंग टू डिसीजेस इन द कम्युनिटी डिसाइड होता है। देन इट मस्ट बी इफ़ेक्टिव, फिजिबल एंड एक्सेप्टेबल बाय द कम्युनिटी। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है वो कैसा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए। फिजिबल मीन्स उसमें चेंजेस करते आ सकते हैं, और एक्सेप्टेबल बाय कम्युनिटी मीन्स कम्युनिटी को वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। देन एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, हर कंट्री का अपना अलग अलग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, क्योंकि एरिया वाइज, कंट्री वाइज डिसीजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। देन WHO लॉन्च द ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम in 1974, known as the Expanded Program on Immunization to protect all children of the world against the 6 killer disease. तो WHO ने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1974 में, और उसे ही क्या कहते हैं? एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये क्यों स्टार्ट किया था उन्होंने? टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द 6 किलर डिसीज़। बच्चों को 6 किलर डिसीज़ है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए WHO ने 1974 में एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया था। उसके बाद इंडिया में क्या है? इन इंडिया एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वॉज लॉन्च इन जनवरी 1978। इंडिया में 1978 को लॉन्च किया गया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। Then the expanded program on immunization is now renamed as Universal Child Immunization as per declaration sponsored by UNICEF. अब यूनिसेफ ने क्या किया? जो एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन था उसका नाम चेंज कर दिया और रख दिया यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है। फिर इन इंडिया it is called as Universal Immunization Program and was launched in 1985. फर्स्ट इंडिया में कब हुआ था? जनवरी 1978 में। तो वो था एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। फिर वही नाम चेंज होने के बाद 1985 नवंबर में इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। उसके बाद The Global Alliance for the Vaccine and Immunization is worldwide coalition of organization established in 1999 to reduce immunization schedule जो है उसके रिलेटेड कुछ नोट है, मीन्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या है नोट्स? फर्स्ट है इंटरवल बिटवीन द 2 डोजेज शुड नॉट बी लेस दैन 1 मंथ।
कौन से भी वैक्सीन्स के जो 2 डोजेस है उसमें उनका जो डिस्टेंस होता है, इंटरवल होता है, उनके बीच में जो गैप रहती है वो 1 मंथ से कम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड क्या बोला है कि माइनर कफ, कोल्ड एंड माइल्ड फीवर और डायरिया आर नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वैक्सीनेशन। मीन्स जब चाइल्ड को ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे फीवर है, डिहाइड्रेशन है, कोल्ड है, तो इसकी वजह से है हम वैक्सीन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है वैक्सीन्स के लिए। ऐसा कंडीशन है फिर भी हम बेबी को वैक्सीन दे सकते हैं अगर शेड्यूल के हिसाब से आया है उनका टाइम तो। देन इन सम स्टेट्स हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ गिवन एज रूटीन एग्जामिनेशन। और कुछ स्टेट्स में हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के तौर पे देते हैं। उसके बाद पेंटावैलेंट वैक्सीन्स आर इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन सम स्टेट्स। पेंटावैलेंट वैक्सीन है वो कुछ स्टेट्स में ही प्रेजेंट है और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। और पेंटावैलेंट में कब देते हैं? 6, 10 एंड 14 वीक्स। और पेंटावैलेंट में क्या आता है? DPT, HBV एंड हिप वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम 5 डिसीज। DPT में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटानस। देन हेपेटाइटिस बी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस बी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, मीजल्स, मम्स, रुबेला वैक्सीन्स आर गिवन एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सम स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। मीन्स हमारे पूरे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में ये वैक्सीन्स दिए जाते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करते हैं उस हिसाब से। उसके बाद एट द मंथ ऑफ 9 मंथ के एज में विटामिन ए ऑयल शुड बी गिवन orally with recommended dose and then to be continued at 6 month intervals up to 5 years of the age। विटामिन ए जो है वो वैक्सीन्स कैसी है, ये 9 मंथ में देते हैं। जैसे बच्चा 9 मंथ का हुआ तो पहला डोज जाएगा, उसके बाद 6 मंथ्स के इंटरवल के बाद एक डोज देना है। तो वो कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक बच्चा 5 इयर्स का नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद मीज़ल्स का जो बूस्टर डोज है वो अभी रिकमेंडेड किया गया है, वो कब देते हैं? 16 to 24 मंथ्स। देन लास्ट नोट, interruption of schedule with a delay between doses not interferes with the final immunity achieved। अगर कुछ डोजेस में इंटरप्शन आ गया या डिले हो गया तो ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता जो नॉर्मल इम्यूनिटी अचीव करते हैं उसमें। लेकिन अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक चेंजेस हो गया है शेड्यूल में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बाय मिस्टेकली, जैसे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड डोज जो है वो ऑन टाइम नहीं गए हैं, डिले हो गए हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मस्ट बी स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। सो इफ़ द चाइल्ड मिस अ डोज द होल शेड्यूल नीड नॉट बी रिपीटेड अगेन। उसकी वजह से क्या होगा? अगर एक मिस हुआ है तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा और रिपीटेड भी नहीं होता। तो ये थे कुछ नोट्स रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये जो चार्ट है, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ये चार्ट निकालना कंपलसरी है, इससे आपके मार्क्स कवर होते हैं अच्छे से। मोस्ट ऑफ टाइम 5 मार्क्स के लिए ही आता है ये क्वेश्चन। उसके बाद तो फर्स्टली चार्ट में क्या है? एज दिया है, वैक्सीन, डोज, रूट और फ्रीक्वेंसी। तो एज एट द बर्थ क्या देते हैं? 3 ही देते हैं, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी। BCG का सिंगल डोज रहता है, OPV का 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। और
BCG जो है इंट्राडर्मल देते हैं 0.05 ml एट बर्थ। OPV 0 डोज ओरल रूट से देते हैं 2 ड्रॉप्स। हेपेटाइटिस बी जो है इंट्रामस्कुलर 0.5 ml देते हैं एट 6 वीक। क्या है ये जो है 6, 10 एंड 14 वीक्स, इन सभी में सेम वैक्सीन्स है, DPT, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। बस इनको 1 2 3 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दिए गए हैं और डोज भी सेम रहता है और रूट भी सेम रहता है। तो इसे याद रखने का कैसा है, 6, 10, 14 वीक्स याद रखना, DPT, OPV और हेपेटाइटिस बी 1 2 3। बाकी DPT जो है वो इंट्रामस्कुलर देते हैं 0.5 ml और OPV जो है वो ओरली 2 ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी 0.5 ml। ठीक है, ये हो गया 6, 10 एंड 14 वीक्स का। देन नेक्स्ट है 9 मंथ। 9 मंथ में क्या देते हैं, MMR मीन्स मीजल्स मम्स रूबेला, सिंगल डोज रहता है सबक्यूटानियसली 0.5 ml। उसके बाद एट 9 मंथ विटामिन A वैक्सीन देते हैं, उसका फर्स्ट डोज रहता है और वो ओरली रहता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और विटामिन A का जो डोज है वो कैसे देते हैं, फर्स्ट डोज होगा 9 मंथ, उसके बाद 6 मंथ के इंटरवल में देना पड़ता है टिल द 5 years ऑफ द एज। देन एट द 16 to 24 मंथ्स, तो इसमें क्या करना है, DPT और OPV का बूस्टर डोज रहता है। 16 to 24 वीक्स में क्या देंगे हम, DPT और OPV का बूस्टर डोज। उसके बाद एट द एज ऑफ 10 to 16 ईयर्स हम TT का सिंगल डोज, टेटानस टॉक्साइड का सिंगल डोज देते हैं इंट्रामस्कुलरली 0.5 ml। ये था हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उसके बाद है नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है जब हम चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, मोटिवेशन ऑफ जनरल पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। जो कम्युनिटी में बारे में बताना है, उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं, उससे क्या होंगे, लोग जो है कम्युनिटी में वो अवेयर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ द बेनिफिशरी ऑफ द एरियाज़ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट्स एंड ड्रॉप आउट्स ऑफ द इम्यूनाइजेशन। उसके बाद ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स कर सकते हैं कि उनके एरिया में जितने भी छोटे बच्चे हैं तो कितने बच्चों ने इम्यूनाइजेशन लिया है, कितने बच्चों का ड्रॉप आउट हो गया है, मीन्स मिस हो गया है, नहीं ले पाए किसी वजह से, ये सब चीज़ें उनको देखनी है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रीज़न फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड इंटरवीइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद उन्हें देखना है कि कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से बच्चे इम्यूनाइजेशन नहीं ले पाए, और अगर वो पता चल गया तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अबाउट द इम्यूनाइजेशन सेशन, टाइम, प्लेस, अवेलेबल वैक्सीन्स एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्स को क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, कम्युनिकेशन करना है, किसके बारे में, जब वो इम्यूनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो कहाँ करने वाले हैं, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, फिर कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ये सब इंफॉर्मेशन उन्हें कम्युनिटी में देनी है रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन। उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइज करना है इम्यूनाइजेशन कैंप या फिर डिफरेंट जो क्लिनिक होते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ, और फिर उन्हें होम बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करना पड़ता है। जब कुछ बच्चे मिस आउट हो जाते हैं तो वो घर घर जाके बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं।
उसके बाद अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वैक्सीन and other necessary equipment and material for the particular immunization center or clinic। इसमें क्या होता है, जब वो इम्यूनाइजेशन का कैंप अरेंज करते हैं तो उन्हें सब अरेंज करना पड़ता है, जितने भी वैक्सीन्स चाहिए वो मेंटेन करने पड़ते हैं, और फिर वैक्सीन्स हैंडल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट भी लगते हैं। जैसे अब अगर कोल्ड चेन लगेगी, उसके बाद एडमिनिस्टर करने के लिए सिरिंज लगते हैं, कॉटन, ये सब इक्विपमेंट उन्हें अरेंज करने हैं ऑन द सेंटर ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसके बाद उन्हें कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, जिससे वैक्सीन जो है वो ख़राब ना हो और अच्छे से हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंटिन्यू कर पाए सक्सेसफुली। इसमें कोल्ड चेन में क्या होता है कि वैक्सीन्स जो है वो उनके रिकमेंडेड टेम्परेचर पे रखा जाता है। देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एट ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर। नर्सेस का इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, मीन्स वैक्सीन प्रोवाइड करना। उसके बाद उसमें नर्सेस की स्किल्स भी आते हैं कि वो कैसे असेप्टिक टेक्निक से एडमिनिस्टर करते हैं वैक्सीन। फर्स्टली जब वो वैक्सीन दे रहे हैं तो उन्हें चेक करना है कि वायल या फिर एम्पूल जो है उसे एक्सपायरी चेक करनी है। उसके बाद जो डाइल्यूट का पार्ट रहता है, अगर डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट अच्छे से करना है, प्रॉपर डोज देना है। उसके बाद प्रॉपर साइट, पोजीशन ऑफ द चाइल्ड, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के उन्हें एडमिनिस्टर करनी है वैक्सीन। उसके बाद जो 6 राइट्स होते हैं और स्टेप ऑफ मेडिकेशन होती है वो भी उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है। देन अगर वैक्सीन देने के बाद बेबी को या फिर बच्चों को कुछ रिएक्शन होती है तो थोड़ी देर के लिए उन्हें वहीं पे ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, और उसके बाद वो जो रिएक्शन है उसका मैनेजमेंट करके पेरेंट और फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट डेट ऑफ द विजिट टू कंप्लीट द इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल एंड डेंजर ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब इस बार हमने उन्हें वैक्सीन दे दी, लेकिन उन्हें पेरेंट्स को बताना है कि उन्हें नेक्स्ट टाइम कब आना है वैक्सीन लेने के लिए एज पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देन इम्यूनाइजेशन कार्ड भी मेंटेन करना है विथ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट। तो इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है हर बच्चे को, उसमें उन्हें कितने इम्यूनाइजेशन दिए गए हैं, कौन सी वैक्सीन्स दी गई है, कब दी गई है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो नर्स को वो कार्ड मेंटेन करना है अच्छे से। उसके बाद नर्स को अपने पास भी रिकॉर्ड रखना है, रजिस्ट्रेशंस रखने हैं, वैक्सीन्स के स्टॉक कितने आए थे, कितने गए, कितनी वैक्सीन्स यूज़ हुई, ये सब उन्हें मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड। उसके बाद जब उनका पूरा इम्यूनाइजेशन कैंप ख़त्म हो जाता है तो कितने पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चों को उसका बेनिफिशन हुआ, वो सब बातें भी उन्हें इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद पार्टिसिपेशन कितना हुआ उसके बारे में रिसर्च एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, और update own knowledge and develop the skill regarding the advance of the immunization practices and changing the attitude। उसके बाद नर्स को खुद का भी नॉलेज अपडेट करना है और अपने स्किल्स डेवलप करने हैं रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस।